हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू एडुग्रोन। आई एम योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके, हमने सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लिया है क्लास 12 का। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट इंडियन इको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेवलपिंग रिफॉर्म्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा तो इसको आपने अच्छे से देखना है। इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम्स में। पूरी यूनिट आती है 5-6 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इस चैप्टर का नेम है डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1921। 1921 में क्या डेवलपमेंट आया और क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1929 से लेके। राइट, हमें 1991 से शुरू होना है और हमें देखना है कि उस टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ हमारी इकोनॉमी में, क्या क्या रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, और क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा 1991 से शुरू होके। हम आगे भी देखेंगे 1991 से शुरू होके पूरा हम कवर करेंगे इसको। इसके बाद हमारे क्या क्या डेवलपमेंट हुए और क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, हमारी इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे कैसी थी। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, तब हमारी इकोनॉमिक कैसे वर्क करती थी, हमें इसमें ये डिस्कस करना है। ओके, ईव का मतलब जब वो इंडिपेंडेंस थी, जब वो सिचुएशन कर रही थी इंडिपेंडेंस वाली, तब उसको कैसा वर्क कर रही थी वो इकोनॉमी। ओके, तो इंट्रोडक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग। जो इंडिया की प्रेजेंट इकोनॉमी आई है वो करंट मेकिंग से नहीं आई है। इट हैज़ इट्स रूट स्टेप्ड इन द हिस्ट्री। ये जो इकोनॉमी चलती आ रही है हिस्ट्री से ही ऐसी है। पर्टिकुलर इन द पीरियड व्हेन इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। एंड उस पीरियड में बहुत ज़्यादा जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर वर्क करता था। ब्रिटिश रूल कब आया था इंडिया में? 1947 में तो हमें आज़ादी मिल गई थी, बट 1933 से 1930 के बाद वाला जो पीरियड था जिसमें ब्रिटिशर्स थे, उसमें जो हमारे ब्रिटिशर्स आए थे कंट्री में, वहाँ से ही हमारी हिस्ट्री ऐसी चलती आ रही है फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज़। एक सेंचुरी में 10 ईयर्स होते हैं, तो 2 सेंचुरीज़ मतलब 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से हमारी इकॉनमी ऐसी ही है। और जो जो चेंजेस आए हैं हमारी इकॉनमी में इंडिपेंडेंस से लेके और जब तक हमारा ब्रिटिश रूल था, हम इसमें वो डिस्कस करेंगे। बिफोर इंडिया फाइनली वॉन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। ओके, हम उसकी इकॉनमी में डिस्कस करेंगे और 1947 से पहले जो हमारे क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, इसलिए हम सब कुछ स्टडी करेंगे उसके बारे में। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर। ओके, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया को एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था। जैसे ये ब्रिटिशर्स है, ये ब्रिटिश कॉलोनी में है, और ये इंडिया है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इंडिया को एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था कि एक रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को सप्लाई करेगी। रॉ मटेरियल क्या होता है? जो कच्चा सामान जिससे सारी की सारी चीज़ें बनती हैं, मशीनरी वगैरह। ओके, तो इसमें आ जाएंगे रॉ मटेरियल में धागे आ जाएंगे, आपके कपड़े जो सामान होते थे वो हम सप्लाई करते थे ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स ने अपना मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस ऐसे ही डेवलप किया, हमारा सामान सप्लाई कर करके अब दूसरी कंट्रीज़ में। ओके, understanding of this exploitative nature of this relationship essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades। अगर हम इस रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है 6.5 डिकेड्स में वो कैसा रहा है। ओके, 6.5 डिकेड्स में हमारा क्या डेवलपमेंट रहा है। 6.5 डिकेड्स का मतलब 60 ईयर्स में हमने कैसा डेवलप किया है पूरी इकॉनमी को। अगर हम इस रेचर को स्टडी करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा डेवलपमेंट कैसा रहा है और हमारे कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ आए हैं इंडिपेंडेंस के टाइम और जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे उस टाइम। ओके, तो इस स्लाइड में सिर्फ यही था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल का मतलब होता है ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल था तो हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप कर रही थी। इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडिया की एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, वो अपने आप से ही वर्क करती थी ब्रिटिश रूल आने से पहले। ओके, ब्रिटिश रूल हमारा जब आया था
1930 में, उससे पहले जो इकॉनमी थी वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी. Though agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. एग्रीकल्चर तो था मेन सोर्स ऑफ एक्टिविटी, एग्रीकल्चर तो था मेन सोर्स ऑफ एक्टिविटी का, बट उसमें काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी होती थी. तो अगर ये पूरी इंडिया की इकॉनमी है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो तो हो गई एग्रीकल्चर, तो ऑब्वियसली 3-4 पीपल एग्रीकल्चर में एंगेज थे, बट काफ़ी सारी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी थी एग्रीकल्चर को छोड़ के. इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा. इंडिया का मेन जो था, जो हम भारत में मशहूर थे, वो सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की थे. जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स होते हैं जो हैंड से चीज़ें बनाते हैं, उसके लिए हम पूरी कंट्री में फेमस थे. इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, कॉटन की टेक्सटाइल्स में और सिल्क की टेक्सटाइल्स में भी हमारा बहुत नाम था. और मेटल में, और जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं लाइक रूबी, डायमंड, उसमें भी हमारा पूरे देश में बहुत ज़्यादा नाम था. तो किन की चीज़ में हमारा बहुत ज़्यादा नाम था? हैंडीक्राफ्ट में, कॉटन और सिल्क में, मेटल में, प्रीशियस स्टोन्स में. ओके, दीज प्रोडक्ट्स enjoyed a worldwide market based on the reputation of fine quality of material used. इसमें जो मटेरियल यूज़ होता था बहुत ज़्यादा फाइन होता था, एंड द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप. और जो क्राफ्टमैनशिप होती थी, मतलब जो लोग अपनी खुद की वो दिखाते थे इसमें क्राफ्टमैनशिप, जो उनके पास स्किल्स हैं अपनी खुद की दिखाते थे, खुद की स्किल्स दिखाते थे. तो उसमें भी वजह से हमारे जो इंडियन वर्कर्स हैं उनके पास काफ़ी सारी अपनी खुद की स्किल्स हैं. वो कई जो अपने सामान बनाते हैं वो खुद की अपनी स्किल से बनाते हैं. तो उसकी वजह से भी इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम था इन सब चीज़ों में. और तभी जो बाकी देश थे ये सारा सामान इंडिया से एक्सपोर्ट करवाते थे, राइट. वहाँ पे इंपोर्ट होता था दूसरी कंट्रीज़ में, और इंडिया से वो सामान एक्सपोर्ट होता था. कौन सा? हैंडीक्राफ्ट का, मेटल, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल का, और कोई प्रीशियस स्टोन्स होते थे. ओके, अब हम स्टडी करेंगे अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल. बंगाल जो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट एक कैपिटल थी उस टाइम पे, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही थी. ओके, मुस्लिन इज़ अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैज इट्स ओरिजिन बंगाल, पर्टिकुलरली इन एंड अराउंड ढाका. मुस्लिन एक ऐसी टाइप की कॉटन टेक्सटाइल है. ओके, कॉटन टेक्सटाइल मतलब कॉटन का एक कपड़ा है. मुस्लिन, इसका नाम है मुस्लिन, विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल. इसका ओरिजिन जो हुआ था इस कपड़े का बंगाल में हुआ था, पर्टिकुलरली इन द प्लेसेस इन अराउंड ढाका. और पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो वो ढाका के अराउंड हुआ था. बंगाल के अराउंड एक एरिया आ जाता है ढाका का. ओके, तो उसके अराउंड ही ये वाली जो मुस्लिन थी ये डेवलप हुई थी. नाउ द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, बट अब इससे हम कहते हैं कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश का नाम है इसका. अब पहले ढाका कहते थे, बट इसका नाम हो गया बांग्लादेश. डेकाई मुस्लिम हैड गेंड वर्ल्ड वाइड फेम एज एन एक्विस्टिंग टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. सबसे जो मशहूर कॉटन टेक्सटाइल थी उस टाइम पे, उसका नाम था डेकाई मुस्लिम, राइट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए अपने MCQs में. डेकाई मुस्लिम. द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मुस्लिन वॉज कॉल्ड मलमल. सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी थी मुस्लिन. मुस्लिन मतलब एक कपड़ा, जैसे बहुत ज़्यादा थिक कपड़ा था, उसकी जो फाइनेस्ट सबसे अच्छी क्वालिटी थी उसका नाम था मलमल. समटाइम्स फॉरेन ट्रैवलर्स यूज टू रेफर टू इट एज मलमल शाही. जो फॉरेन से लोग आते थे उनको वो मलमल शाही बोलते थे, इम्प्लाइंग इट वॉज वॉर्न बाय और फिट बाय और द रॉयल्टी. जो उसकी लॉयल्टी की वजह से जैसे वो फिट होते थे उसको हम मलमल शाही भी बोलते थे. The economic policies pursued by the central government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interest of their own country rather than development of the Indian economy. जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ परस्यू करी थी फॉरेनर्स ने उस टाइम पे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करती थी. वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनकी डेवलपमेंट है ना अपनी होम कंट्री की, मतलब जो उनकी फॉरेन ब्रिटिश कंट्री है उनके डेवलपमेंट पे फोकस करती थी, हमारे डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करती थी ये सब इकोनॉमीज़. तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स लाए अपनी इकोनॉमी में, उनका सारा का सारा फोकस अपनी ही इकोनॉमी में था ज़्यादा देन हमारी इकोनॉमी में. ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे.
सच पॉइंट्स बॉट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश के लोगों ने डेवलप करी, जो उसका जो इंडिया का स्ट्रक्चर था उससे पूरा ही डेवलप हो गया। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल की सप्लायर बन गई थी, हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहते थे दूसरे देशों को। एंड कंज्यूमर फाइनेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। ओके, तो अगर ये इंडिया है और ये ब्रिटिश है, तो इंडिया क्या करेगा, ब्रिटिश को अपनी सारी की सारी जो रॉ मटेरियल्स है वो सप्लाई करेगा। एंड कंज्यूमर फाइनेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, और क्या क्या सप्लाई करेगा, जो कंज्यूमर से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में। तो क्या क्या चीज़ें जाएंगी ब्रिटिश के बाद, एक तो जाएगा रॉ मटेरियल का सामान, और एक कंज्यूमर के जो फिनिश गुड्स बने हुए हैं इंडिया में वो सब जाएंगे। ऑब्वियसली द colonial government never made any sincere attempt to estimate India's capital income एंड पर कैपिटा इनकम। जो कलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उसने कभी एस्टिमेट नहीं लगाया कि वो इंडिया की कैपिटल इनकम को मेजर करे या तो उसकी पर कैपिटा इनकम को मेजर करे। कैपिटल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम जो इंडिया अर्न कर रही है इस समय। अगर हम सारी इंडिविजुअल्स की इनकम को ऐड कर लेंगे, सम ऑफ ऑल इनकम, जितने भी लोगों के पास इनकम है, तो उससे हम कहेंगे कैपिटल इनकम। और पर कैपिटा का मतलब अगर हम टोटल इनकम को, फॉर एग्जांपल हमारी पूरी कंट्री में टोटल इनकम अगर 10 करोड़ की आ रही है, उसको हम अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो अगर वो हमारी आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। अगर इसमें हमारी ये वाली जो इनकम है पर कैपिटा इनकम, ये 10, ये कितने हो गए ज़ीरोस, ओके। अगर ये पूरी हमारी जो है ये 1 करोड़ है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारी टोटल पॉपुलेशन 1000 है, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगी हमारी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 10,000, तो ये होगी हमारी पर कैपिटा इनकम। जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, उसकी अगर हमें इंडिविजुअल इनकम निकालनी है, अगर ये तो पूरी कंट्री की इनकम होगी, बट अगर हमें एक आदमी की इनकम चाहिए कि रफली एक आदमी कितना अर्न कर रहा है, तो उसको हम निकालेंगे पर कैपिटा इनकम। ओके, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कोई अटैम्प्ट नहीं लिया इंडिया की पर कैपिटा इनकम को मेजर करने का, या तो उसकी पूरी टोटल इनकम को मेजर करने का। सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेजर द इनकम यील्डेड सम कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स। कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स किए थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने। इनमें से जो थे उनका नाम था दादा भाई नरोजी, ये भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। विलियम डिग्बी, फिंडले शिरिस, वी के एस राव एंड आर एस देसाई, इन सब ने एस्टिमेट किया था, बट जो इनका एस्टिमेट था वो भी बहुत कन्फ्लिक्टिंग और इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट दे रहा था। हुज एस्टिमेट ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। इन सब के जो एस्टिमेट से सिग्निफिकेंट हुए थे, बट जो बाकी थे इनके अलावा जो भी इकोनॉमिस्ट थे, उन और जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने जो एस्टिमेट दिया था वो तो बिल्कुल ही इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट दे रहा था। ओके, तो इससे हमने डिस्कस किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल के बारे में इस स्लाइड में। हम डिस्कस करेंगे कॉलोनी का मीनिंग क्या होता है। हम बोलते हैं कि वो इसकी कॉलोनी बन गया था, जो इंडिया थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया था। कॉलोनी का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ टू पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज इन विच द वन इज रूलर एंड अदर इज द कॉलोनी। ओके, कॉलोनियल सिस्टम में क्या होता है, एक रूलर होता है कंट्री और एक कॉलोनी होता है। अब यहाँ पर रूलर कौन था हमारा? ब्रिटिशर्स हमारे रूलर थे, राइट। ब्रिटिशर हमें रूल कर रहे थे, वो 1930 के बाद तो पूरे इंडिया में आके हमें रूल करने लगे थे। और कॉलोनी का मतलब होता है इंडिया हमारी कॉलोनी बन गई थी। इंडिया कॉलोनी बन गई थी, मतलब वो रूल हो ही जा रही थी ब्रिटिशर्स की वजह से। ओके, तो एक सिस्टम होता है पॉलिटिकल रिलेशंस का, जो पॉलिटिक्स के रिलेशंस होते हैं इन दोनों कंट्रीज़ में, इसमें एक रूलर होता है और एक कॉलोनी होती है। तो इसमें रूलर था ब्रिटिशर्स और कॉलोनी बन गई थी इंडिया। जो रूलर थे वो इंडिया पे हक जमाए जा रहे थे। ओके, द रूलर कंट्री नॉट ओनली हैज़ पॉलिटिकल कंट्रोल, जो रूलर कंट्री होती है उसके पॉलिटिकल कंट्रोल भी होता है दूसरी कंट्री पे, बट ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द डोमिनेटेड कंट्री। जो दूसरी कंट्री है उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी डिटरमाइन करती है। तो ब्रिटिशर्स क्या करेगी, हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल तो जमाएगी दूसरी कंट्री पे, बट हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसको भी कंट्रोल करेगी। ओके, इन केस ऑफ इंडिया द अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी एंड द रूरल इंडिया रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, जो अनइक्वल रिलेशनशिप था, रूलर को ज़्यादा पावर थी और कॉलोनी को बहुत ज़्यादा कम पावर थी।
तो जो इसका अनइक्वल रिलेशनशिप था कि रूलर के पास इतनी ज़्यादा पावर है और कॉलोनी के पास तो कोई पावर ही नहीं है, ओके। तो इससे क्या हुआ था कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा था और इंडिया का डेवलपमेंट हो गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर हम डिस्कस करेंगे अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। काफ़ी सारे सेक्टर्स थे उस टाइम पे। एक एग्रीकल्चर सेक्टर था, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर था, एक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, डेमोग्राफिक सेक्टर भी था, बट हम इसमें पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे अबाउट हैंडीक्राफ्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रीगेरियन। जब ब्रिटिश टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल एग्रीगेरियन हो रही थी। अब मतलब एग्रीगेरियन का मतलब सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर में ही बिजी थे। अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन, कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन एग्रीकल्चर। 85% तो लोग एग्रीकल्चर में ही अगेंस्ट थे, एग्रीकल्चर में अगेंस्ट थे 85% लोग। एंड डिराइव्ड एग्रीकल्चर लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। और उन्हें जो लाइवलीहुड मिल रहा था, मतलब खाने पीने का उन्हें जो खर्चा मिल रहा था, जैसे उनकी घर गृहस्थी चल रही थी, वो सारी की सारी एग्रीकल्चर से ही चल रही थी। हाउएवर डिस्पाइट बीइंग द पॉपुलेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, इतने सारे लोगों का पॉपुलेशन होने के बाद भी द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टेग्नेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ था कि स्टेग्नेशन हो गई थी, मतलब वो रुक गया था और बहुत ज़्यादा गिरने भी लग गया था। स्टेगनेंट का मतलब रुक गया था और डेटोरेशन का मतलब उसके बाद तो गिरने ही लग गया था। एक बार रुक गया थी उसकी जो जीडीपी वगैरह जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था पूरी कंट्री में, उसके बाद तो क्या हो गया था, उसके बाद तो गिरने ही लग गया था वो वाला सेक्टर। पहले स्टेगनेंट हुआ और फिर गिरने लग गया था, तो बहुत पुअर कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स। सबसे पहला है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स रिमेन्स गुड टू द एक्सटेंट दैट वी कॉल इट बैकवर्ड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला फीचर था एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो थी। अब लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी कि हम इसको बैकवर्ड स्टेट भी कह सकते हैं एग्रीकल्चर का, मतलब बहुत पुअर स्टेट चल रहा था एग्रीकल्चर का। द प्रोडक्शन वॉज लेस देन डिमांड। जो लोग डिमांड कर रहे थे उससे कम तो प्रोडक्शन हो रही थी, मतलब उस उनकी जो लेवल्स हैं उनको मीट नहीं कर रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन सॉइल। जो प्रोडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सॉइल पे, लैंड पे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे। तो सारी की सारी प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो थी। बोथ एग्रीकल्चरल एंड लेबर प्रोडक्टिविटी रिमेन्ड एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली लो। हाई लेवल ऑफ अनसर्टिनिटी। अब ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो थी। प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? लैंड, वाटर, एयर पे। अब उसी सारे की सारी अगर उन पे डिपेंड करती है तो हमारी तभी हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी। देयर इज़ हाई लेवल ऑफ अनसर्टिनिटी। मतलब अनसर्टिनिटी का मतलब हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा था एग्रीकल्चर सेक्टर में। बिकॉज एग्रीकल्चर डिपेंड करता है रेनफॉल पे और हमें पता नहीं होता कि आगे रेनफॉल आने वाली है नहीं। ओके, ये तो पूरी वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करे, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारी एग्रीकल्चर आगे होने अच्छी होने वाली है कि गंदी। गुड एग्रीकल्चर, अगर अच्छी रेनफॉल होगी तो हमारा आउटपुट अच्छा आएगा, अगर पुअर रेनफॉल होगी तो पुअर आउटपुट आएगा। तो अनसर्टिनिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग। अब लैंड होल्डिंग क्या होता है और उसकी सब डिविजन का क्या मीनिंग है? लैंड होल्डिंग इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ लैंड। इट कुड बी अ पीस ऑफ लैंड और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पीरियड्स ऑफ लैंड। इसका मतलब है कि एरिया क्या है लैंड का। फॉर एग्जाम्पल ये पूरी की पूरी हमारी फसल है, इस पर कितना एरिया चल रहा है लैंड का, इसे हम कहेंगे सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग। मतलब ये पूरे लैंड का एरिया है और यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके जो पर पर्सन है उस पर कितना एरिया आया है। मतलब अगर इस आदमी के पास अगर इतना एरिया है तो इसका हो गया सब डिविजन, मतलब ये इसका खुद का एरिया, राइट। इट कुड बी अ पीस भी हो सकता है लैंड का, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पीरियड्स ऑफ लैंड, स्कैटर्ड के पीरियड्स भी हो सकते हैं लैंड के। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन फार्मर्स आर फ्रेगमेंटेड एंड स्कैटर्ड इन पीसेस। जो इंडियन फार्मर्स थे बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट हो गए थे, मतलब उनकी जो ज़मीन थी उनको थोड़ी थोड़ी मिल गई थी हर एक फार्मर को, एंड स्कैटर्ड हो गई थी पीसेस में। एंड मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक। काफ़ी सारी लैंड होल्डिंग्स क्या थी? अनइकोनॉमिक थी, मतलब कोई उसका बेनिफिट नहीं हो रहा था, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही थी। इकोनॉमिक्स का मतलब इनकम जनरेट होती है
और अनइकोनॉमिक का मतलब कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही थी जो उनके पास लैंड थी, और उससे लो सरप्लस आ रहा था जो उनके पास आउटपुट आता है, और उससे भी हमारा लो आउटपुट आ रहा था। मतलब सरप्लस मतलब जितना उनके पास आया कंट्रीब्यूट करने से उस पर, वो भी लो था, और जो उसका आउटपुट निकल के आया वो भी लो था। ओके, अब इसके फीचर्स ही कंटिन्यू होंगे आगे एग्रीकल्चर सेक्टर के। फोर्थ फीचर है कि वेज बिटवीन द ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। इसका मीनिंग क्या है? ओनर्स और टिलर्स में एक वेज था। वेज का मतलब एक आपसी मतभेद था इन दोनों में, ओनर्स के बीच में और टिलर्स के बीच में। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल देयर वाज अ वेज बिटवीन द ओनर्स एंड द टिलर्स ऑफ सॉइल। टिलर्स ऑफ सॉइल फेस पॉवर्टी। जो टिलर्स थे मतलब जो उस पर जोतते थे लैंड, जो लैंड पे जो खेती करते थे, उनको पॉवर्टी फेस करनी पड़ती थी। एंड एक्सेप्टेड इन डेप्टनेस मतलब उनके पास पैसे भरने के डेट भरने के पैसे नहीं थे। द ओनर ऑफ द सॉइल, जो उनके लैंड ओनर थे, जो उनके ज़मींदार थे, एंगेज इन नोटिसेबल कंजम्पशन, वो तो कंजम्पशन ही करते रहते थे। और जो टिलर्स थे उनको सारा काम करना पड़ता था, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वेज होता था, राइट? आपसी बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। Agricultural land for tillers is mainly for subsistence and for owners it is a hereditary source of income. अगर टिलर्स उन पे काम कर रहे हैं फार्मर्स, उनके लिए क्या होगा? वो एक सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस है। सब्सिस्टेंस का मतलब उनको वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, और ओनर्स का मतलब उनको तो वहाँ से इनकम आ रही है, उनको तो कोई काम करना नहीं, उनको तो सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम आएगी ओनर्स को, तो उनके लिए एक रेंटल इनकम थी। और टिलर्स के लिए क्या था? वो एक सोर्स ऑफ इनकम थी। Without investment, owners are interested in increasing their rental income. ओके, ओनर्स को क्या था कि उनको अपनी इनकम इंक्रीज करती रहनी, उन्हें कुछ करना तो है नहीं, उनको तो रेंट के तौर पे पैसा आया जा रहा, तो उनको था कि अपनी इनकम इंक्रीज करते रहो और टेलर से काम करवाते रहो। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट था अ वेज बिटवीन द ओनर्स एंड टेलर्स ऑफ सॉइल। सेकेंड पॉइंट है कि अ डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है? फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस की बन गई थी। जो हम फार्मिंग कर रहे थे उसका सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस से लेना देना था। सब्सिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली। जो हम फार्मिंग कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए कर रहे थे। सब्सिस्टेंस का मतलब हम जो फार्मिंग कर रहे थे वो जो लोगों की सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे थे। ओके, एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि हम अपनी जो क्रॉपिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं फैमिली की। और कमर्शलाइजेशन का मतलब हम जो क्रॉपिंग कर रहे हैं उसको सेल कर देंगे मार्केट में, उनकी खुद की कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल कर देंगे मार्केट में बट कोई सेल्फ कंजम्पशन नहीं होगा। ओके, अब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्कस कर लिया, हमारे इंडिपेंडेंस पे कैसा चल रहा था। अब दूसरा सेक्टर आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर हमने ख़त्म कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बहुत ज़्यादा पुअर हालत थी ब्रिटिश के टाइम पे। जो इंडिपेंडेंस हमारा हुआ था उस टाइम पे एग्रीकल्चर की भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करे जा रहे थे बार बार। जो इंडियन की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो इंडिया की हाथ से जो मशीन सामान बनता था उसकी जो इंडस्ट्रीज थी, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार डिस्ट्रॉय करते रहते थे। एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप। कोई मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं आया था वहाँ पे, ठीक है, कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी नहीं आई थी, और जो पिछली इंडस्ट्रीज थी उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। द प्राइमरी मोटिव वॉज टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। प्राइमरी मोटिव था कि इंडिया से रॉ मटेरियल सेंड कर दो ब्रिटिशर्स को, सारा का सारा रॉ मटेरियल मंगवा लो इंडिया से, एंड सेल द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन द इंडियन मार्केट। और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हुए हैं ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के उनको हाई मार्केट पे सेल कर दो। ओके, तो इनका मेन काम था कि डुअल ऑब्जेक्टिव पे चलती थी। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया, ये क्या करेगा कि इंडिया से ब्रिटिश क्या करेगा कि सारा का सारा सामान मंगवा लेगा, सारा का सारा रॉ मटेरियल मंगवा लेगा सस्ते रेट पे। अब उस रॉ मटेरियल का क्या करेगा? अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए प्रोड्यूस करेगा, सारा सामान बनेगा। जो सामान बनेगा वो सारा का सारा प्रोड्यूस तो हो जाएगा, बट जो ब्रिटिशर्स को दोबारा भेजेगा इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेट पे भेजेगा। मतलब इसने क्या किया कि मंगवाया तो कम रेट पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया से, बट जो ब्रिटिशर्स इंडिया को भेजेंगे वो हाई रेट ऑफ
हाई रेट पे बेचेंगे जो सामान बन के रेडी हुआ। तो ये ऐसे इसने पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने। ओके, तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन क्यों हुई, उनके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न है कि डिक्लाइन ऑफ तारिफ पॉलिसी। तारिफ का मतलब होता है टैक्स। टैक्स पॉलिसी उस टाइम पे डिक्लाइन हो गई थी। ब्रिटिशर्स फॉलोड अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना है, अलग अलग करने की पॉलिसी को ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया। इट अलाउड तारिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन इंडिया एंड तारिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इन इंडिया। ओके, सबसे पहला मेन रीज़न था कि इन्होंने क्या किया था कि इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी, ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रैटेजी रची थी इंडिया के खिलाफ कि उनकी हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को कैसे हम वो कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले वो क्या करते थे कि जो उनसे एक रॉ मटेरियल मंगवाते थे सस्ते रेट पे ब्रिटिशर्स, और जो रॉ मटेरियल्स ब्रिटिशर्स मंगवाते थे इंडिया से सस्ते रेट पे, उनको कोई टैक्स नहीं लगता था। ज़्यादा से रॉ मटेरियल आ जाएगा ब्रिटिशर्स के पास इंडिया से, और जो इम्पोर्ट करते थे अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो भी तारीफ फ्री होते थे, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स थे वो तो आते रहे एक दूसरे कंट्रीज़ में, बट जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप ही नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स थे ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा सस्ते आते थे और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती थी और उनके रेट भी इतने हाई नहीं होते थे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते थे। बट जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो उनकी जो सप्लाई थी बहुत ज़्यादा कम हो गई। राइट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। मशीन मेड प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा कंपटीशन आता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को। जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो लो कॉस्ट के थे और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इंडियन प्रोडक्ट्स थे, तो वो जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को ही बाय करना पसंद करते थे। ओके, थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस machine goods which are used for producing further good, and during British rule there was no capital good industry which helps to promote further industrialization in India. सबसे पहले कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग होता है कि वो मशीनरी जो सारा का सारा और सामान प्रोड्यूस कर दे, और उस ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई ना कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, तो इससे फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो इससे हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई। ओके, और लास्ट पॉइंट है कि लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। पब्लिक सेक्टर सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन पे वर्क कर रहा था, कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाएं, पोर्ट्स पे, रेलवे पे, बट जो वो था, बाकी सारी चीज़ें होती हैं उन पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पे इसका फोकस नहीं था। पब्लिक सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ फोकस था पावर कैसे जनरेट करें, कंज्यूमरिज्म, पोर्ट्स या रेलवे, बट इन सब पे इसका फोकस नहीं था। तो इससे हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी डिक्लाइन हो गई इन सब रीजंस की वजह से। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। हमने एग्रीकल्चर डिस्कस कर लिया, इंडस्ट्रियल ट्रेड डिस्कस कर लिया, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट फॉरेन ट्रेड। ओके, इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम। एशियन टाइम्स तक इंडिया एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन हो रहा है, मतलब उससे जो लेन देन हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है इंडिया से, ये इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया इंडिया तो। बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंडेड इट्स इम्पॉर्टेंस विच एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। बट अगर जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, उसने जो इंडिया की इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और जो हमारा वॉल्यूम था बाकी देशों के साथ ट्रेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने का बिल्कुल ख़त्म कर दिया। नेट एक्सपोर्टर बन गया इंडिया प्राइमरी गुड्स का एंड इम्पोर्टर ऑफ फर्निश गुड्स। इंडिया का एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। हम रॉ सिल्क सप्लाई करते थे, वुडन कोट सप्लाई करते थे, शुगर कोट, एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक कॉटन एंड सिल्क। हम क्या करते थे कि हम दूसरी जो ब्रिटिश कंट्रीज़ हैं उनको अपने रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, वुड कॉटन इंडिगो, और हम उनसे महंगे रेट पे सारा का सारा सामान लेते थे जो उनकी कंट्री में प्रोड्यूस होता था। तो हम सस्ते रेट पे देते हैं उनको अपना सारा का सारा रॉ मटेरियल, और उनसे महंगे चीज़ों में सारा आइटम ले लेते हैं। तो ऐसे हमारा फॉरेन ट्रेड सारा हैम्पर हो गया था। और सेकंड है कि सरप्लस ट्रेड तो था, बट सिर्फ और सिर्फ उनका बेनिफिट ब्रिटिशर्स को मिलता था। अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इम्पोर्ट्स, implying a surplus or balance of trade.
but this surplus was owing largely to the exports of primary products, and this imports implying a surplus of balance of trade. But this surplus was owing come at a huge cost to the country's economy. देखो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो इम्पोर्ट से तो इंक्रीज हो गया था, बट जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ था, जो उसका बेनिफिट हुआ था, सारा का सारा किसको मिला? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही बेनिफिट हुआ उन सब चीज़ों का। उनको उन चीज़ों का इंडियंस को तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं। सरप्लस तो आया, एक्सपोर्ट से इंक्रीज हुए इम्पोर्ट से, बट जो बेनिफिट आया था उन सरप्लस का सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही आया था। ओके, तभी हमारी कंट्री की इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गए इन सब चीज़ों की वजह से। ओके, स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड का क्या क्या स्टेट था उस टाइम पे? फर्दर मोर दिस सरप्लस इज नॉट रिजल्ट एनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया विच इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो सरप्लस आया था पूरी कंट्री में, उससे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो आए थे, बट उनकी कंट्री में आए थे, ब्रिटिशर्स की कंट्री में। हमारी कंट्री में कोई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आए। ओके, तभी हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो गई। और दिस वाज यूज्ड, जो हमारा सरप्लस आया था उसको किन किन चीज़ों की वजह से यूज़ किया गया था? इट वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस अंकर्ड फॉर ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने ब्रिटेन पे जो ऑफिस सेटअप किया था, उन्होंने कुछ और ऑफिस सेटअप किया होगा ब्रिटेन में, उसकी कॉस्ट को बियर करने के लिए ही ये चीज़ें यूज़ हुई थी, जो सरप्लस आया था। और जो एक्सपेंसेस यूज़ हुए थे वॉर के, उनको फाइट करने के लिए हुआ था। और इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए ये सारा सामान यूज़ हुआ था कि शिप्स की पेमेंट करवानी है, फ्राइट की पेमेंट करवानी है। बट हमारी इंडियन इकोनॉमी का इसको कोई बेनिफिट नहीं मिला था। राइट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का एक मोनोपोली कंट्रोल बन गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएट अ मोनोपोली ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स। इंडिया की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मोनोपोली जमा ली थी, मतलब एक सिंगल पावर जमा ली थी। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही रूल कर लेते इंडिया की इकोनॉमी में। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। इंडिया का जो हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड जो था सारा का सारा ब्रिटेन में ही आता था। जो हम ट्रेड करते थे वो आधे ज़्यादा ब्रिटेन के साथ ही करते थे। ब्रिटिश अलाउड ट्रेड टू फ्यू कंट्रीज लाइक चाइना, सैलॉन। और ब्रिटेन ने अपना जो आगे फर्दर ट्रेड था वो चाइना के साथ किया हुआ है, सैलॉन के साथ किया हुआ है। और जो स्वेज कनाल ओपन हुआ 1969 में, उससे क्या हुआ कि शिप्स ऑपरेटिंग इन इंडिया एक डायरेक्ट रूट बन गया, जो शिप्स थी ऑपरेट कर रही थी इंडिया में उनका। एंड ब्रिटेन मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर। 1869 में क्या हुआ था कि हमारी कंट्री में एक स्वेज कैनाल ऑप्ट हुआ था। उस स्वेज कैनाल की वजह से क्या हुआ, जो इंडिया इधर था और ब्रिटेन इधर था, उनके बीच में इंट्रैक्शन हो नहीं रही थी। बट स्वेज कैनाल की वजह से जो शिप्स थी एक्सपोर्ट कर पाती थी एक दूसरी जगह पे। और हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था और जो ट्रेड था काफ़ी अच्छा होने लग गया इन सब चीज़ों की वजह से, स्वेज कैनाल की ओपनिंग की वजह से। ओके, हमने डिस्कस कर लिया अबाउट फॉरेन ट्रेड को भी डिस्कस कर लिया, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, एग्रीकल्चर को भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी। हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेमोग्राफिक कंडीशन। हमारी कंट्री में डेमोग्राफिक कंडीशन क्या चल रही थी? डेमोग्राफिक कंडीशन शोज ऑल फीचर्स ऑफ अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है वो कंडीशन जो दिखाती है हमारे डेमोग्रेटिव प्रोफाइल को, मतलब हमारा क्या बर्थ रेट रह रहा है, हमारा क्या डेथ रेट रह रहा है, हमारी कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रह रही है इंडिया के लोगों की। बट उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेगनेंट इकोनॉमी की तरह काम करती थी, मतलब रुकी हुई इकोनॉमी में, और एक बैकवर्ड भी कह सकते हैं उस इकोनॉमी को। दो पार्ट्स थे, डेमोक्रेटिव ट्रांजिशन। डेमोक्रेटिव ट्रांजिशन में आ जाएगा कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कौन सा कंडक्ट हुआ था। सेंसस का मतलब होता है कि जो बताते हैं कि हमारी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। सबसे फर्स्ट सेंसस जो कंडक्ट हुआ था पूरी कंट्री में वो हुआ था 1881 में। बट उससे पता चला था कि हमारी कितनी अनइवननेस है इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में। वो हुआ तो था बट एक अच्छे से नहीं हो पाया था। पता चला था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसमें कितनी ज़्यादा अनइवननेस है, मतलब बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस चल रही है। ईयर ऑफ ग्रेट डिविडेंड, दिस द सेकेंड स्टेट ऑफ ट्रांजिशन आफ्टर 1912. However, neither the population or the rate of population growth at this stage was very high.
सबसे पहले हुआ था फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में, उसके बाद 1921 में हुआ था हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिविडेंड। बट जो हम इस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो ज़्यादा हाई नहीं थी, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो भी इतना रेट उसका हाई नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा ईयर ऑफ 8 डिवाइड। तो हमने इसमें डिस्कस किया ऑफिशियल सेंसस के बारे में और ईयर ऑफ ग्रेट डिविडेंड के बारे में। ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट हुआ था हमारा 1881 में, और ग्रेट डिविडेंड का ईयर कौन सा है 1921। डेमोग्रेटिव प्रोफाइल, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं डेमोग्रेटिव कंडीशन में। फर्स्ट हमने डिस्कस किया डेमोग्रेटिव ट्रांजिशन लास्ट स्लाइड में, उसमें हमने डिस्कस किया हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट हुआ था और हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेमोग्रेटिव प्रोफाइल, उस टाइम पे हमारी डेमोग्रेटिव प्रोफाइल क्या चल रही थी। डेमोग्रेटिव प्रोफाइल में आ जाएगा कि हमारे बर्थ रेट और डेथ रेट पे क्या इफेक्ट था। बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। बर्थ रेट का मतलब होता है कि कितने चिल्ड्रन हमारे पर 1000 बॉर्न हुए हैं एक साल में। मतलब एक साल में अगर 1000 बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, उसका रेट चेक करता है कि उसमें से कितने बच्चे में से 1000 बच्चे बॉर्न हो रहे हैं। और डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग पर 1000 ईयर। 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है एक साल के अंदर, उसमें हम डिस्कस करेंगे डेथ रेट के अंदर। इंडिया के टाइम में बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। ओके, 48 चल रहा था हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट चल रहा था हमारा 40। ओके, तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा पॉइंट हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सेकंड है कि लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लो चल रहा था उस टाइम पे। 16% तो चल रहा था ओवरऑल, और फीमेल लिटरेसी तो 7% से भी कम थी। जो फीमेल लोग लिटरेट थी वो 7% से भी कम थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। हेल्थ फैसिलिटीज़ वॉज जनरली अनफेवरेबल, मतलब सही नहीं थी, अनबैलेंस चल रही थी। बट दे वर अवेलेबल, दे वर जनरली एडिक्वेट। पहली बात तो थी ही नहीं, बहुत कम थी। जो थी वो बहुत ज़्यादा अनएडिक्वेट थी, मतलब वो सही नहीं चल रही थी। हेल्थ फैसिलिटीज़ उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा पुअर था। है हाई, नेक्स्ट आ चुका हाई इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट क्या होता है, जो एक साल से पहले बच्चों की डेथ हो जाती है 1000 में से हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। उस टाइम पे जो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट था बहुत ज़्यादा हाई था, वो ये तो कम होना चाहिए। ये बताते हैं कि 1000 में से कितने बच्चों की डेथ एक साल से पहले हो रही है, और उस टाइम पे हमारा इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट काफ़ी हाई था, 218 था पर 1000। मतलब अगर 1000 बच्चे बॉर्न हो रहे तो उसमें 211 की डेथ होना कंफर्म थी उस टाइम पे। और नेक्स्ट आ जाएगा पॉइंट हमारा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कितने साल एक आदमी जिएगा, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसमें पहले तो हमारी 32 चल रही, इस टाइम पे 32 थी हमारी, सिर्फ 32 ईयर्स जिएगा वो आदमी। 2011 में तो हमारी 65.5 थी, बट इस टाइम पे हमारी चल रही थी सिर्फ और सिर्फ 32। तो हमारी बहुत ज़्यादा लो चल रही थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था उसमें हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था। ओके, सबसे पहले ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पीपल अक्रॉस कंट्रीज एंड सेक्टर्स। मतलब जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर प्राइमरी के अंडर आता है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पीपल कितने डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में ज़्यादा है या टर्शरी या प्राइमरी में ज़्यादा है, तो इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सबसे पहला है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाई कर रहा था। मतलब अगर 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा था एज कंपेरिजन टू ऑल ऑफ 3। द एग्रीकल्चर सेक्टर accompanied फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद अप्रॉक्सीमेटली 75%, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही शेयर था, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का बचा हुआ 25%। और रीजनल की बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गई थी, देयर वॉज अ ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। The state of Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra and West Bengal witnessed a decline in the workforce agriculture and increase in manufacturing and service sector. बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशन भी आ गई थी। जो कर्नाटका के स्टेट थे, मध्य प्रदेश था, वेस्ट बंगाल था, वहाँ तो डिक्लाइन हो गया था एग्रीकल्चर।
पर वहाँ पे सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज़ हो गया था, बट वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्लाइन हो गया था। हम डिस्कस करेंगे हमारा इंडिपेंडेंस पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड्स, रेलवेज, जो आइटम्स होती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, उसका इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हमारा था, कैसे वो वर्क कर रही थी। द मेन फीचर्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। तो इन सब का स्टेट हमें डिस्कस करना है एक करके। द रोड्स वर नॉट अकम्प्लिश्ड मच ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड्स। हमारे पास फंड्स ही नहीं थे, इसलिए रोड्स का हो ही नहीं रहा था डेवलपमेंट। दे वर ओनली यूज फॉर मोबिलाइजिंग द फंड्स एंड शिफ्ट रॉ मटेरियल। उनको यूज़ किया जाता था सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को शिफ्ट करने से एक जगह से दूसरी जगह, और जो फंड्स हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए। और सेकेंड आ जाएगा रेलवेज का। रेलवेज आर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1850। 1850 में हमारे रेलवेज आए थे इंडिया में। इट इज़ ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। सबसे जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन थी ब्रिटिश रूल की, वो रेलवेज ही थी। इनके बेनिफिट्स ये हैं कि इसने जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स को बिल्कुल ब्रेक कर दिया। जो हम बैरियर्स थे कि हम इस जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं पा रहे हैं, और जो कल्चरल डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे रेलवे ने ख़त्म कर दिए थे। और जो इंटीग्रेशन का काम किया था, जो सारे के सारे स्टेट्स हैं उसमें एक इंटीग्रेशन का काम किया था। इट अनेबल पीपल टू टेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। जो लॉन्ग डिस्टेंस लोग पहले नहीं ले रहे थे, वो अब रेलवेज़ की वजह से वो लेने लग गए थे। ओके, तो रेलवेज़ में यही चीज़ें आ जाएंगी। सेकेंड है, थर्ड है हमारा पॉइंट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। मैनी मेजर्स वॉज टेकन फॉर बाय द ब्रिटिशर्स फॉर डेवलपिंग एयर एंड वाटर इकोनॉमी। एयर एंड वाटर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो लोगों ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया था, बट डेवलपमेंट जो था बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री था। ओके, इनफैक्ट जो रेलवेज थे बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल थे। इन द केस ऑफ कोस्ट कैनाल उड़ीसा कोस्ट, जो इनलैंड वाटरवेज डेवलप तो हुए थे, बट बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल नहीं थे, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री थे। उनका जो आउटपुट आ रहा था बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। और लास्ट पॉइंट आ जाएगा कम्युनिकेशन। इसमें आ जाएगा पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स की बात। दे वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम। Introduction of expensive system of electronic telegraph in India served as an important purpose for maintaining law and order. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो हमारा यही था, कम्युनिकेशन का था। बट उनका भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन चल रही थी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे, हमने 1950 तक इंडियन इकॉनमी डिस्कस कर ली है। अब जो उसके आगे की इंडियन इकॉनमी है वो हम नेक्स्ट इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम। हम 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मिल गई थी। हम अपने मास्टर्स बन गए थे। पहले तो हमें 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स रूल ही करते रहे, बट 1947 को हमें वो मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी। ओके, द लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड हैड टू डिसाइड टू अदर अमंग अदर थिंग्स द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच वॉज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर ऑफ यू। अब 1947 को हमें आज़ादी तो मिल गई, बट अब हमें डिसाइड करना है कि सबसे हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करें। अब एक इकोनॉमिक सिस्टम तो चलेगा पूरी कंट्री में, जो पूरी कंट्री को डेवलप करेगा, एक जैसा काम करेगा। तो ये इकोनॉमिक डेवलप सिस्टम जो था उसका चूज़ करना बहुत ज़्यादा वो था, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन गया था, बहुत क्रूशल बन गया था कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ करें। अब इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच प्रोवाइड पीपल मीन्स ऑफ लिविंग। इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो जो विच प्रोवाइड पीपल विद मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग, जो एक लर्निंग का लिविंग अर्न करने का साधन देती हैं, उसे हम कहते हैं इकॉनमी। वो एक्टिविटीज़ जो हमें लर्निंग करने का साधन देती हैं। फॉर एग्जांपल हम टीचिंग कर रहे हैं, कोई जना डॉक्टर है, वो उसकी इकॉनमी है, उसकी उससे लिविंग चल रही है, उसका घर चल रहा है। तो वो एक्टिविटीज़ जो हमारी घर चलाती हैं उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है इट रेफर्स टू सिस्टम बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंट्री आर सॉल्व्ड। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है इकोनॉमिक सिस्टम जिससे हमारा कंट्री का सेंट्रल जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो जाती है, सॉल्व हो जाएगी। ओके, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमारी कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम थे।
3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम थे, हमें चूज़ करना था कि इनमें से हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करें। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड कंट्रोल ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, जो सारे डिसीजंस है, वो कौन लेगा, ओन करेगा, कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास ही पावर है कि वो सारे के सारे डिसीजंस को ले सकते हैं। प्रोडक्शन इज मेनली डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के मोटिव से होता है। एन एस वो द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व टू द मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई। तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम अगर प्राइवेट ही करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को देखेगा, और सारी की सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, मार्केट फोर्स और डिमांड एंड सप्लाई। वो देखेगा कि कितनी डिमांड आ रही है, कितनी सप्लाई आ रही है इस कंट्री की, मुझे सब प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं। तो वो ऐसे हमारा ये वाला सिस्टम वर्क करेगा। सोशलिस्ट इकॉनमी का क्या मीनिंग है? सोशलिस्ट इकॉनमी का मतलब ऐसी इकॉनमी जिनमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, वो कौन ओन करेगा? ओन्ड, उसको ओन करेगा, कंट्रोल करेगा और ऑपरेट कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास सारी पावर है कि वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे ओन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और उसको ऑपरेट भी कर सकता है। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट कंट्रोल्स व्हाट इज़ गुड फॉर पीपल। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। द सेंट्रल गवर्नमेंट आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रल पावर्स हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट के पास है। अब मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब नाम से पता चल रहा है, ये कॉम्बिनेशन मिक्स्ड है। सेंट्रल, इसमें कैपिटलिस्ट भी आ जाएगा और सोशलिस्ट भी आ जाएगा। तो इसमें जो ऐसा कॉम्बिनेशन है कैपिटलिस्ट का भी सोशलिस्ट का, इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर वर्क फॉर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमी की। ओके, अब इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है, इट मीन्स द प्लान्ड कोऑर्डिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। जो हमारे पास पूरी कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको कैसे यूज़ करा जाए, वो कैसे आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए, सारे के सारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। ओके, हमें क्या करना है, इनको कोऑर्डिनेट करना, यूटिलाइज करें कि हमारा जो हमने जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना था, हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स कुछ सोच रखे थे कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इन हम रिसोर्सेज को कैसे कोऑर्डिनेट करें कि सारे हमारे जो सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव हो पाएँ। ये मतलब है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मीनिंग है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड इन अ शॉर्ट टर्म ऑफ 5 years। इन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर। दे आर स्पेसिफिक गोल्स, देयरफॉर वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान। ये स्पेसिफिक गोल्स हैं, देयरफॉर वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान वेरीफाई होते रहते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक गोल्स हैं। दे आर द ऑब्जेक्टिव विच आर टू बी अचीव्ड इन अ लॉन्ग टर्म ऑफ 20 years। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें 20 साल के अंदर अचीव करने हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब हमें 5 years में अचीव करने हैं और लॉन्ग टर्म का मतलब हमें 20 years में ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। दे आर जर्नल गोल्स। ये इसका मतलब क्या है, ये एक जर्नल गोल्स हैं, ये सारे के सबके लिए कॉमन है। बट जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं ये अलग अलग है, हर प्लान के लिए अलग अलग गोल है, तो ये सबके लिए अलग होंगे। अब गोल्स क्या थे 5 year प्लान के? हमने जो 5 year प्लान्स बनाए थे उसके गोल्स क्या क्या थे? ओके, इसमें गोल्स भी 4 आ जाएंगे मेन आपके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो कंट्री कैपेसिटी थी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें इंक्रीज आना। ओके, पूरी इकोनॉमी में। ग्रोथ का मतलब होता है कि इधर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उसका सही से यूज़ करना, जो लार्ज स्केल पे यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्टेशन की या बैंकिंग की, और इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। जो कैपिटल था और सर्विसेज था उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना। तो इसके 3 मीनिंग हो सकते हैं, या तो हमारा प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ जाएगा, सर्विसेज बढ़ जाएंगी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, बैंकिंग बढ़ जाएगा, या तो जो प्रोडक्शन करने की हमारी कैपिटल और सर्विसेज हैं वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। A good indicator of economic growth in the language of economics is a steady increase in the GDP growth।
अगर हमारी कंट्री में ग्रोथ हो रही है तो उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं कि जीडीपी हमारी इंक्रीज़ हो गई है। मतलब अगर हमें कहना है कि इस कंट्री की ग्रोथ हो रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस कंट्री के लिए जीडीपी बढ़ रही है। ग्रोथ और जीडीपी साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। ओके। मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब मॉडर्न सोच रखनी है हमें, राइट। तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी हमारी। सबसे पहले हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही प्रोड्यूस करें। और चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो एम्प्लॉयज चेंज द सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन। हमें जो वुमेन है, वुमेन और मेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और उनको एक नज़र से देखना है। ये हमारा कहता है मॉडर्नाइजेशन मेथड। सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज एंड प्रॉस्परस। हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा सिविलाइज होगी, अच्छे से वर्क करेगी और बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होगी। इफ़ इट मेक्स ऑफ यूज़ ऑफ टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स। अगर वो वुमेन को भी यूज़ करेगी अपनी वर्क फोर्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा इकॉनमी डेवलप करेगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा सेल्फ रिलायंस का। इसका मतलब है कि थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इकॉनमी सेल्फ रिलायंट। हमें इकॉनमी को सेल्फ रिलायंट बनाना है। मतलब खुद की उनकी क्षमता रखनी है कि सारे के सारे गुड्स खुद से ही प्रोड्यूस कर लें, बाहर की कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना रहे। सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन इकोनॉमिक्स मीन्स ओवरकमिंग द नीड टू एक्सटर्नल असिस्टेंस। इसका मतलब है कि हमें ओवरकम करनी है नीड एक्सटर्नल असिस्टेंस की। जो बाहर का सपोर्ट लेती है कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ उसकी हमें नीड नहीं कर रही है। सारा का सारा सामान खुद से ही प्रोड्यूस करना है। जो हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं, उनकी कोई नीड नहीं है। सारा का सारा सामान खुद की कंट्रीज़ में ही खुद से प्रोड्यूस करना है। इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट टू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं कंट्री में अवेलेबल, उसका ही डेवलपमेंट। To promote economic growth or development, the 5-year plan stressed the use of its own resources in order to reduce the dependence of foreign countries. अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम जो हमारे खुद के रिसोर्सेज उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे 5-year प्लान्स ने क्या कहा कि खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करो ताकि हमारी जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज़ पर वो कम हो जाए। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी बिकॉज ऑफ। हमारी जो पॉलिसी थी सेल्फ रिलायंस, उनको उसको क्यों नेसेसरी समझा? कि हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंस को कम करने के लिए। एज इंडिया वॉज जनरली सीन फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज। हम फॉरेन कंट्रोल से फ्री हुए थे। हमारे जो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला कंट्रोल 200 सालों के बाद हमारा जो इकॉनमी थी फ्री हुई थी, ब्रिटिश रूल थे। तो हमें क्या करना था कि हमारी को इकनॉमी को खुद को ही डेवलप करना था, खुद से, कि बाहर की हमें कोई नीड ना पड़े और सारे के सारे हमारे खुद से ही डेवलप हो जाएं। और सेकंड था कि फॉरेन इंटरफेरेंस को ख़त्म करना है। जो फॉरेन हमारी इंटरफेयर करती है मैटर्स में, उनको भी हमें ख़त्म करना था सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी की हेल्प से। इट वॉज फियर डिपेंडेंस और इम्पोर्टेड फूड सप्लाई, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में इंक्रीज फॉरेन इंटरफेरेंस इन द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। अगर हम बाहर से इम्पोर्ट कराएंगे सामान, फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे या फॉरेन कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो फॉरेन इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो उस प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा इक्विटी है। ये लास्ट और हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है इक्विटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्व्स मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लिविंग। जो हम सोच रहे हैं कि इन ऑब्जेक्टिव से हमारी डेवलप हो जाएगी, इन तीन ऑब्जेक्टिव से हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनका इक्विटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It is important to ensure benefits of economic prosperity are availed by all sections of society. जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जो हम इकोनॉमिक से प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट, इकोनॉमिक्स से इन सब सारे के सारे मेथड्स को अडॉप्ट करके जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो सारे सेक्शंस में इक्वली डेवलप हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये कहता है हमारा इक्विटी पॉलिसी। एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, इक्विटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोथ भी है, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के चक्कर में इक्विटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू इक्विटी, एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। इक्विटी कहता है कि हमारी इंडियन खुद की बेसिक नीड्स, जो फूड की, हाउस की और क्लोथिंग की, खुद से मीट करने। और जो इसमें इनइक्वालिटी चल रही है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में, जो इंडिया के जो रिच पीपल है
उनके पास ज़्यादा इनकम है और जो पुअर के पास तो बहुत ज़्यादा कम इनकम है, तो जो इनकी इनइक्वालिटी चल रही है उनको हमें रिड्यूस करना है, इनइक्वालिटी को हमें ख़त्म करना है इक्विटी के ऑब्जेक्टिव से। ओके, तो ये हमारा इक्विटी का ऑब्जेक्टिव कहता है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, ग्रीन रेवोल्यूशन। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू क्रॉप्स एंड द ग्रीन का मतलब है क्रॉप्स और रेवोल्यूशन का मतलब है स्पोर्ट। द गैदर इन दिस टर्म्स इम्प्लाई स्पोर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्शन। स्पोर्ट का मतलब होता है बच्चों इंक्रीज, ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप्स और रेवोल्यूशन का मतलब होता है स्पोर्ट। मतलब अगर क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई पहले से, अगर पहले क्रॉप की प्रोडक्शन 100 होती थी, हमारी क्रॉप 100 प्रोड्यूस होती थी, तो वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ के 200 हो गई, इसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। जो कैपेसिटी करने की, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी क्रॉप्स की, वो इंक्रीज हो गई। ओके, इंडियन इकॉनमी एक्सपीरियंस सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2 फेजेस में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस मेजर किया। फर्स्ट फेज में क्या था, मिड 60s से मिड 70s तक द यूज़ ऑफ HIV सीड्स वर रिस्ट्रिक्टेड मोर टू एफिलेंट स्टेट्स। जो HIV सीड्स यूज़ होते थे वो सबसे ज़्यादा एफिलेंट स्टेट्स में होते थे, लाइक पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसमें ही सबसे ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस होते थे। फॉर द यूज़ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन प्राइमरी बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट आया था स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वीट ग्रोइंग रीजन्स पे ही आया था। और सेकेंड फेज में क्या था, 70s से मिड 80s था। द HIV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू नंबर ऑफ स्टेट्स। स्टार्टिंग में हमारा 60s से 70s में तो सिर्फ और सिर्फ वीट ग्रोइंग रीजन्स पे अफेक्ट आया था, बट इसके बाद सारे के सारे रीजन्स पे इसका डेवलप होना शुरू हो गया था एंड बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप। सारे के सारे क्रॉप्स को भी बेनिफिट इसने करना शुरू किया, कि स्टार्टिंग में ये सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस को ही बेनिफिट दे रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन, बट इसके बाद 70s और 80s के टाइम में इसने और भी क्रॉप्स को बेनिफिट देना शुरू करा। अब इसके कौन कौन से इफेक्ट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। सबसे पहला था कि अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस, ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्ट इन मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस refers to that part of agricultural produce which is sold in the market by farmers after meeting their own consumption requirements. ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ था कि हमारी कंट्री में मार्केटेबल सरप्लस आ गया था। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में सोल्ड करने के लिए, खुद की मीट करने के लिए कंजम्पशन के बाद, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में सोल्ड कर रहे हैं मार्केट में खुद की नीड्स को फुलफिल करने के बाद, उससे हम कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो ये इसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का। और सेकेंड था बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। द ग्रीन रेवोल्यूशन अनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रिक्योर सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स थे वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट अमाउंट में डेवलप हो गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। टू बिल्ड अ स्टॉक विच कुड बी यूज इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज। अगर फूड शॉर्टेज होगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे इन सारे सामान को। फूड शॉर्टेज के टाइम पे जो हमारा बफर स्टॉक रेडी हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, उसको हम यूज़ कर लेंगे। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, लो इनकम पे बहुत अफेक्ट हुआ था। एज लार्ज पोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वर सोल्ड टू द फार्मर्स इन द इकोनॉमी, देयर प्राइसेस डिक्लाइन रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। जो सारे के सारे फूड प्रोडक्ट्स थे उनको क्या किया गया था कि फार्मर्स को बेचा गया था, तो जो उनका प्राइस था वो डिक्लाइन हो गया था दूसरा आइटम्स ऑफ कंजम्पशन से। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो मैं इसके फेलियर्स भी थे कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन के। इसके मेन फेलियर्स थे रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप्स एंड ग्रेन्स। जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू wheat and rice growing regions like पंजाब, हरियाणा, these states become rich। ये सबसे पहले तो था कि कुछ ही रीजन्स पे ये डेवलप हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और कुछ ही क्रॉप्स पे हुआ था, वीट और राइस पे। जो बाकी रीजन्स थे उन पे इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था और बाकी रीजन्स पुअर रह गए थे इसकी वजह से। पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, द रेजोल्यूशन बॉट अबाउट चेंज विच कुड रिमूव पॉवर्टी बट नॉट एवरीवेयर। पॉवर्टी तो रिमूव हुई थी बट हर जगह नहीं हुई थी पॉवर्टी रिमूव। द बेनिफिट्स वर स्प्रेड ओनली टू रिचर फार्मर्स, रिचर फार्मर्स को ही बेनिफिट हुआ था। और थर्ड है डिफरेंशियल गेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंशियल
गेन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। द गेन्स ऑफ रेवोल्यूशन वर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री। जो गेन्स हुए थे रेवोल्यूशन के वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे प्रॉपरली। द न्यू स्ट्रेटजी वॉज करेक्टराइज बाय अडॉप्शन ऑफ HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन मशीनरी। जो न्यू स्ट्रेटजी थी उससे क्या हुआ था कि सीड्स डेवलप हो गए थे, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन और मशीनरी भी डेवलप हो गई थी। द सक्सेसफुल अडॉप्शन ऑफ दीज कैंपेन्स डिपेंड अपॉन फैक्टर्स लाइक एश्योर्ड वाटर सप्लाई, फार्म साइज. The regions which were better endorsed with these elements were the first one to adopt, but new strategy could not be adopted by all regions at the same time. इसमें डिफरेंशियल स्ट्रेन्स की प्रॉब्लम्स में हमें ये कहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन को डेवलप होने के लिए बाकी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। HIV सीड्स यूज़ होते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में, उसको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, लाइक सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, इरीगेशन चाहिए और मशीनरी चाहिए। बट ये सारी चीज़ें हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं और इन चीज़ों को लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो जिन लोगों के पास ये सारी चीज़ें थी उन्होंने तो ले ली, बट बाकी रीजन्स पुअर रह गए, तो वो उनको तो गेन हो गया जिन्होंने ले ली सारी चीज़ें, बट जिन्होंने नहीं ली उनको गेन नहीं हुआ और वो डिफरेंशियल गेन की प्रॉब्लम से इसका अफेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट क्या था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। पूरी कंट्री को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ जनरली सीन दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्री अगर पूरी कंट्री में इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, मतलब हमारी जो हैंडलूम की इंडस्ट्री है, मशीनरी की इंडस्ट्री है, वो डेवलप होंगी तो हमारी कंट्री इकोनॉमिकली भी अच्छा प्रॉस्पर करेगी। अब हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का क्या मीनिंग है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एन एग्रीमेंट थ्रू विच द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट जिससे हमारी कंट्री इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, जो पूरी कंट्री इंटरनली कैसे वर्क कर रही है। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के। इसमें आ जाएंगे 3 टाइप की इंडस्ट्रीज, शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C। शेड्यूल में आ जाएगा कि वो इंडस्ट्रीज जिसमें ये वाली चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, लाइक एटॉमिक एनर्जी हो गया, हैवी और कोर इंडस्ट्रीज, एयरवेज, शिपिंग। ओके। और शेड्यूल में होती है कि ये वाली इंडस्ट्रीज जो प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड है, जो स्टेट ने खुद से ओन करी, ये वाली इंडस्ट्रीज। द स्टेट एडवांटेज ले लेगी इन सब इंडस्ट्रीज़ को, उनको सेट करेगी, और प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, इनके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करेंगे। और शेड्यूल C इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगा बाकी सारी इंडस्ट्रीज़, इन सब A और B को छोड़ के जो इंडस्ट्रीज़ बची हुई हैं वो सारी आ जाएंगी प्राइवेट सेक्टर के अंडर। हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, हम इसको रेफरेंस में स्टडी करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एसेट्स हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे इसे। तो लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो 5 करोड़ अगर उसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो वो आ जाएगी हमारी स्मॉल स्केल। अगर उसकी 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ से कुछ नीचे भी इन्वेस्टमेंट चल रही है तो वो आ जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। बट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही है तो वो आ जाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। फर्स्ट था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, लेबर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा लेबर का काम होता है, सारे के सारे लेबरर्स ही काम करते हैं, मशीन तो करती नहीं काम है। तो लेबर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी और इसलिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही थी। SSI shows locational flexibility. Large scale industries often establish a place which is close to the source of raw material, while SSI shows locational flexibility. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि वो ऐसी जगह अपना प्लेस लगाती हैं जहाँ पे उनके रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा क्लोज हों। बट SSI क्या करती है, लोकेशनल की फ्लेक्सिबिलिटी रखती है। उनको ऐसी कोई जगह नहीं चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल क्लोज हो, वो हर जगह अपनी मशीनरी डेवलप कर सकती है। द नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा, सिर्फ 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए इसे मैक्सिमम, और इससे कम भी हो सकती है हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लगती है, लाइक 20 करोड़ 30 करोड़, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जल्दी डेवलप भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉरेन ट्रेड।
फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना, उन सब में जो ट्रेड हो रहा है उसे हम कहेंगे फॉरेन ट्रेड। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का भी नाम देते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब है सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द होम कंट्री टू अदर कंट्री। जो हमारी कंट्री में मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है उसको सेल कर देना होम कंट्री, उसमें बाहर की कंट्रीज़ में। और इम्पोर्ट्स का मतलब है कि जो बाहर की कंट्री मटेरियल प्रोड्यूस हुआ उसको हमने यहाँ पे बाय कर लिया हमारी खुद की कंट्री में। इट इज़ द बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अदर कंट्रीज। जो दूसरी कंट्री में सामान जो बन रहा है उसने हमने उसे यहाँ पे बाय कर लिया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड का। इसमें इंडिपेंडेंस के बाद क्या इंडिया का फॉरेन ट्रेड चल रहा था इंडिपेंडेंस के बाद, फॉर वॉल्यूम क्या चल रही थी, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या थी। थ्री इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नीड टू नोटेड इन दिस रिगार्ड। तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस रिगार्ड में। परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैज़ बीन हाई। हमारी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो राइज थी बहुत ज़्यादा हाई थी, और एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स से पूरी कंट्री के बहुत ज़्यादा राइज हो गया। और इसकी कॉम्पोजिशन डिस्कस करेंगे। द हाईलाइट्स ऑफ दिस आर सब्सटेंशियल इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स था उसका शेयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर लॉस द सिग्निफिकेंस एंड देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ने अपनी जो सिग्निफिकेंस थी बहुत ज़्यादा लॉस कर ली थी, और जो कन्वेंशनल आइटम्स है, जो पिछड़े हुए आइटम्स थी, उन्होंने भी अपना डिक्लाइन हो गया था। कन्वेंशनल आइटम्स लाइक जूट, शेयर कॉपी, इन सब में ये आ जाएगा। एक्सपोर्टेड इन बल्क, एक्सपोर्ट तो हुए थे बहुत ज़्यादा बल्क में बाहर की कंट्रीज से, बट द सेम टाइम बट फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिमांड फॉर दीज आइटम्स इंडिया टेंड्स टू राइज एंड शेयर टोटल एक्सपोर्ट्स एंड हैव फॉलन। तो इससे क्या हुआ था कि हमारी की डेवलपमेंट तो हुई थी, बट जो इंडिया में जो इनकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा राइज हो गई थी। तो इसलिए हम जो बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं वो कम हो गया था, क्योंकि अगर इंडिया में हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो बाहर की कंट्री में हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो तो हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई थी। और डिस्कस करेंगे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है, तारिफ्स और कोटास का क्या मीनिंग है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इट इज़ अ स्ट्रैटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय चेंजिंग द डोमेस्टिक प्रोड्यूस iron of these goods which is a country has been importing from other countries. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जो बाहर से सामान मंगवा रहे हैं हम उनको अपनी खुद की कंट्रीज़ में ही प्रोड्यूस कर लें। मतलब अगर हम बाहर से कॉटन मंगवा रहे हैं, जूट मंगवा रहे हैं, सिल्क मंगवा रहे हैं, उसको क्या करें, खुद की बाहर की कंट्रीज से मंगवाने के जगह हम ऐसे मशीनरी इंडिया में लगाएंगे, खुद ही प्रोड्यूस कर लें, ताकि हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना रहें। इसमें दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, तारिफ्स और कोटास। तारिफ का मतलब होता है कि जो इम्पोर्ट कर रहे हैं सामान बाहर की कंट्रीज़ में दूसरी अपनी कंट्री में, उसमें एक टैक्स देना। इट इज़ जनरली इंक्रीज द प्राइस। अगर बाहर की कंट्री से कुछ सामान इंडिया में आ रहा है, अगर वो पहले 10 का था और उस पर तारिफ लग के वो सामान 15 का हो जाएगा। और कोटा का मतलब होता है द गवर्नमेंट फिक्स द कोटा ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। गवर्नमेंट एक कोटा फिक्स कर लेती है कि इस कंट्री से इतना कोटा होना चाहिए, हमें इम्पोर्ट इतना हम सामान इम्पोर्ट करवा सकते हैं दूसरी कंट्रीज से। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे उस टाइम पे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सलेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए जो पॉलिसीज़ डेवलप हुई थी उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पहले हमारी लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी, बट उसको हटा के क्या कर दिया गया था, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को डेवलप कर दिया गया था। सेकेंड था कि हमारा पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आ गई थी। पहले थी कोटा लगता था इंडस्ट्रीज में, बट उसको हटा के अब प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ डेवलप हो गई थी। द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पहले एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में एक परमिट होता था कि इतना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते, बट उसको हटा के क्या कर दिया गया था कि अब एक ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया था हमारी इकोनॉमी में। ओके, हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड क्यों हुई, हमें क्यों लगा कि पूरी कंट्री में लिबरलाइजेशन आना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन आना चाहिए, या तो प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए, एलपीजी पॉलिसी इसकी क्यों नीड हुई हमें। ओके, फर्स्ट आ जाएगा कि हाई बर्डन ऑफ डेट। हमारा डेट बहुत ज़्यादा था पूरी कंट्री में, मतलब हमने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था। इट रेफर्स टू द बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सपेंस ऑफ द एक्सपेंडिचर। मतलब बोरिंग बहुत ज़्यादा होगी है कंट्री की, बट उतना उसके
इनकम नहीं है बट उससे ज़्यादा बोरिंग हो गई है। हैवी एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है बट उतनी हमारी इनकम नहीं है। फॉर कवरिंग दिस द गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। इसको कवर करने के लिए क्या कि अगर हमारी बोरिंग ज़्यादा हो रही है तो हम बैंक से लोन लेंगे उस बोरिंग को कवर करने के लिए। सेकेंड आ जाएगा कि डेफिसिट में चल रहा था हमारी BOP। लास्ट चैप्टर हम स्टडी किया था BOP। तो BOP डेफिसिट में कब चलता है, जब हमारी पेमेंट ज़्यादा होती है हमारी रिसिप्ट से। तो उस टाइम पे हमारी पेमेंट ज़्यादा थी हमारी रिसिप्ट से। हमने बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग ट्रैफिक एंड फिक्सिंग कोटाज, ट्रैफिक और कोटाज लगाने के बाद भी इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ था और एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा थे एक्सपोर्ट से, इसलिए हमारा BOP डेफिसिट में चल रहा था। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे उसका भी फॉल हो गया था। In 1991, India's foreign exchange reserves to fall such a level that they were not sufficient to pay an import bill. हमारे फॉरेन एक्सचेंज इतने ज़्यादा फॉल हो गए थे कि हम हमारा इम्पोर्ट का जो बिल आया हुआ था 10 डेज़ का, हम वो भी पे नहीं कर पा रहे थे। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इन्फ्लेशनरी स्पायरल का टॉपिक। इन्फ्लेशनरी स्पायरल का मतलब डिस्पाइट गुड मानसून देयर वाज इन्फ्लेशनरी स्पायरल, मतलब प्राइसेस बढ़े जा रहे थे पूरी कंट्री में। गुड मानसून भी आया था, बहुत बारिश भी थी, उसके बाद भी प्राइसेस बढ़े जा रहे थे पूरी कंट्री में। अब फीचर्स क्या थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग डिस्कस करेंगे। लिबरलाइजेशन में क्या क्या आ जाएगा, इट रेफर्स टू रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन है, वो एंटर नहीं कर पा रही है कुछ किसी चीज़ की वजह से, उस पर हमने ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब आ सकते हो। पहले ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन चलती थी प्राइवेट सेक्टर पे कि तुम नहीं आ सकते, बट अब वो रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया था। इट इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल्स। इसमें पॉलिसी आ जाएगी डीरेगुलेशन की। पहले हम रेगुलेट करते थे सारे प्राइवेट सेक्टर को, बट अब रेगुलेट करना हमने बंद कर दिया था। एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्स थे उसको भी हमने रिड्यूस कर दिया गया था। एंड ग्रेटर अटॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी हमने ग्रेटर फ्रीडम दे दी कि हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने इकॉनमी को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनवाया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। हमारे कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, इसमें आ जाएगा हमारा रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया। द न्यू पॉलिसी एबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सर्विसेज। सारे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हमने ख़त्म कर दिया, बट कुछ इंडस्ट्रीज थी लाइक लिक्विड हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट, उसमें हमने लाना पड़ा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इन सबको छोड़ के हमारी जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी वो हमने ख़त्म कर दी। डिक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द रिडक्शन इन द प्राइवेट सेक्टर। हमने प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज आती थी पहले 17 थी, बट उसको हमने कम करके 13 कर दिया था। और लास्ट में आ जाएगा हमने डी रिजर्वेशन किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। जो हमने रिजर्व कर रखे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कि तुम ही बनाओगे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको हमने डिजर्व कर दिया। अब कोई भी बना सकता है सारे प्रोडक्ट्स को, जो सिर्फ और सिर्फ पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास थे। अब आ जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आ जाएगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स लाइक कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें ये वाली चीज़ें आ जाएंगी जो कमर्शियल बैंक कैसे वर्क करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेशंस और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, जो हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर है वो रिजर्व बैंक रेगुलेट करता है। इसमें कौन कौन से रिजर्व्स आ जाएंगे कि हमें RBI का रोल ख़त्म करना है। द रोल ऑफ RBI वॉज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पहले RBI एक रेगुलेटर की तरह काम करता था कि हर चीज़ को रेगुलेट करता था, बट उसको हमने एक फैसिलेटर का काम दे दिया। फाइनेंशियल सर्विसेज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन एनी मैटर विदाउट कंसल्टिंग द RBI। फाइनेंशियल सेक्टर सारे के सारे डिसीजंस ले सकता है, बट उसको पहले RBI की रोल करने की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाएगा कि ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स का इंट्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में। द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स का इंट्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में, इंडिया में भी हुए, डेवलप्ड और फॉरेन में भी हुए। और थर्ड आ जाएगा कि इंक्रीज द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को हमने इंक्रीज़ कर दिया था 51% तक। अब ये आ जाएगा टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है,
जो गवर्नमेंट टैक्सेशन में रिफॉर्म्स हुए, जो गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम है उस पर रिफॉर्म्स, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक कितना खर्चा कर रही है कुछ आइटम्स में, इसमें आ जाएगा टैक्स रिफॉर्म्स के अंडर, विच आर प्राइमरी नोन एज फिजिकल पॉलिसी। इसे हम फिजिकल पॉलिसी का भी नाम देते हैं। जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है और टैक्स पॉलिसी होती है उसका नाम फिजिकल पॉलिसी भी होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में ये वाली रिजर्व्स आ जाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स आ जाएगा और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स आ जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डीवैल्यूएशन रेफर रिडक्शन द वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। मतलब अगर पहले वैल्यू चल रही है रुपी की $10, उसको हमने ख़त्म करके कर दिया $8, तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है इसको डीवैल्यूएट करने का। इसमें आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज में। अब मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। द गवर्नमेंट अलाउड अ रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी जो रुपी की वैल्यू है वो कंट्रोल से फ्री रहे। एज अ रिजल्ट मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट इन द इंडियन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब हमारे जो मार्केट फोर्स जो हमारे मार्केट फोर्सेस हैं वही डिटरमाइन करेंगे इंडियन वैल्यू की वैल्यू पूरी कंट्री में। मतलब जो हमारे मार्केट फोर्सेस चल रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस, वही बताएंगे कि हमारी कितनी वैल्यू चल रही है पूरी कंट्री में इंडियन रुपी की। तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी और मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट हमने पूरा लिबरलाइजेशन ख़त्म कर लिया, लिबरलाइजेशन इज़ ओवर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या आ जाएगा? इट रेफर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइज। इसका मतलब है कि जो ओनरशिप थी और मैनेजमेंट थी गवर्नमेंट की, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर की। जो पहले पावर थी गवर्नमेंट के पास ओनरशिप और मैनेजमेंट की, उसको हमने दे दिया प्राइवेट के अंडर। मेजर्स इसके कौन कौन से आ जाएंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट। ये ये सिचुएशन है जिसमें से गवर्नमेंट अपना प्राइवेट जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है या कोई पार्ट होता है कैपिटल का, शेयर कैपिटल का, उसको हम सेल कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर के पास। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन की प्रॉब्लम। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अपॉन कंट्रीज। मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, जापान है, चाइना है, लंदन है, इन सब में इकोनॉमिक डिपेंडेंस इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। मतलब आपस में सप्लाई होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का, इंफॉर्मेशन का, गुड्स और सर्विसेज का। ओके, तो ये मीनिंग है ग्लोबलाइजेशन का। और आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि जो हम एक्टिविटीज़ पहले खुद कर रहे थे उसको हमने किसी थर्ड पार्टी को हैंडल कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल सुना होगा बीपीओ का। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि खुद के जो एक एक्सटर्नल पार्टी को हायर कर देती हैं बीपीओ सर्विसेज के लिए। जो कॉलिंग सर्विसेज जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं वो एक खुद से बाहर एक अर्ली ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर देती हैं बाहर की। उससे उनको बेनिफिट होता है कि उनसे उनकी कॉस्ट भी कम आती है और उनका टाइम भी सेव होता है। वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे फोकस कर सकते हैं। ओके, हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड वीटीओ वॉज फाउंडेड इन 1955 एज सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जो गैट थी उसके बाद आई थी डब्ल्यूटीओ। गैट के बाद एक सक्सेसर बनी थी डब्ल्यूटीओ। ओके, गैट वॉज इस्टेब्लिश इन 1943। ये 1943 में आई थी, बट इसका एक सक्सेसर बनी थी, मतलब इसका एक पूर्वज टाइप बनी थी डब्ल्यूटीओ। इसमें 23 मेंबर्स थे, 23 कंट्रीज। एज अ ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। जो ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं उनको करने के लिए, इनको अच्छे से करने के लिए प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल कंट्रीज। सारी कंट्रीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना पूरी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग के पर्पसेस से लिए। ओके, इसके कुछ फीचर्स हैं कि एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम है। इसका एक ट्रेडिंग का रिजाइम है, इन्होंने एक रूल सेट किया हुआ है पूरी कंट्री में, वो हमें फॉलो करना ही करना है। और नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। जो नेशंस उसमें कुछ नहीं कर सकती, जो डब्ल्यूटीओ ने रूल सेट करे हैं वो उन्हें फुलफिल करने ही पड़ेंगे। इसका पर्पस है कि हमें प्रोडक्शन और ट्रेड और गुड्स सर्विसेज को एनलार्ज करना है।
टू इंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं उनको सही से यूटिलाइज करना है और हमारी पूरी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एलपीजी पॉलिसीज़ के कौन कौन से फ़ायदे थे, कौन कौन से बेनिफिट्स थे, इसमें हम ये चेक करेंगे। द चेक ऑन द फिजिकल डेफिसिट, फर्स्ट एडवांटेज था कि हमें हमारा फिजिकल डेफिसिट से चेक हुआ, पता चला कि कितना फिजिकल डेफिसिट आ रहा है पूरी कंट्री में। अमाउंटिंग फिजिकल डेफिसिट हैज़ बीन अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। जो बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट आ रहा है उससे एक इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ रही है इकॉनमी में। अगर पहले बहुत 8.5% था, बट उससे अब लो करके 3.5 हमने कर दिया था। अब चेक ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है ओइंग टू द ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन हैज़ बीन लो। जितना ग्रेटर फ्लो आया गुड्स एंड सर्विसेज का हमारी कंट्री में, उससे हमारे जो प्राइस थे वो भी कम हो गए हैं आइटम्स के, और कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा चॉइस मिली है मार्केट्स की। फॉर एग्जांपल, अगर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी है तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा चॉइस मिली है, कंज्यूमर्स को भी बहुत ज़्यादा चॉइस मिली है बहुत सारे आइटम्स में चूज़ करने के लिए, उनके लिए बेस्ट क्या है। उनको भी बहुत सारे आइटम्स मिले और बहुत ज़्यादा लो प्राइस में मिले हैं, तो बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था ये। और ऐसी कुछ डीमेरिट्स है एलपीजी पॉलिसीज़ के। फर्स्ट था कि इसमें एग्रीकल्चर की कई बात नहीं की है। ग्रोथ ऑफ एलपीजी हैज़ बीन प्राइमरी ओइंग टू द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जो ग्रोथ हुई है जीडीपी की वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंड टर्शरी की वजह से हुई है, बट एग्रीकल्चर की इसमें कोई बात नहीं हुई है। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, स्प्रेड ऑफ एमएनसी इन द कंट्री बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसी रिजल्टेड इन लार्ज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। जो कंज्यूमर था, जो हर जगह कंज्यूमर ही रूल करेगा, इसकी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ गई है एलपीजी की वजह से। ओके, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, एलपीजी रिजल्टेड कंसंट्रेशन था। जो सारी की सारी इंडस्ट्री सेटअप होती थी वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट अर्बन एरियाज़ में ही होती थी, इसलिए रूरल का डेवलपमेंट कम हो गया। कल्चरल एरोजन, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो लेड टू कल्चरल एरोजन इन द इकोनॉमी। जो कल्चर जो था हमारी पूरी इंडिया का कि सारे के सारे लोग साथ में रहते थे, उसका भी बहुत ज़्यादा इरोडमेंट हो गया है एलपीजी की वजह से। ओके गाइस, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।